हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी को उन्नति अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं सॉलिड चैप्टर के यानी फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड चैप्टर के जो है कुछ इंपॉर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यानी कि जो 2021 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस कहिए या नहीं तो इसका जो दूसरा नाम होता है इंग्लिश में एमरफर सॉलिड कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस में इसके तीन एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो जाता है, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो जैसे कि प्लास्टिक या फिर हम लोग कह सकते हैं रबर। एक होता है यानी कि कांच, जिसको आप ग्लास कहते हो, या क्वार्ट्ज होता है। तो इसमें देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो है प्लास्टिक, रबर, कांच यानी कि ग्लास। तो इस तीनों में से इसमें है कांच, तो इसका मतलब जो है सही आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि रवा में यानी कि जो 2021 में पूछा गया है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वहां पे कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो इसमें जो दोष तो अगर वैसे कहा जाए तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि उसमें जो है यानी कि ऋण आयन क्या होता है यानी कि किसी भी क्रिस्टल से यानी कि मिसिंग हो जाता है, और उस क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उस क्रिस्टल के जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यानी मेंटेन करने के लिए यानी कि प्लस और माइनस आयन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है उस खाली स्थान पे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यानी कि अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उस खाली स्थान पे जब इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने कारण हम लोग उसको क्या कहते हैं एब्सेंटर। वैसे देखा जाए तो यानी कि शॉर्टकी दोष, इसमें जो देखा गया है कि शॉर्टकी दोष जो है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है किसी भी क्रिस्टल से यानी कि या लेटिस साइड से समान संख्या में धन आयन या ऋण आयन क्या होते हैं गायब हो जाते हैं। और फ्रेंकल दोष में देखा जाए तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है यानी कि धन आयन जो है किसी क्रिस्टल के लेटिस साइड से निकलकर इंटरस्टेटियल साइट में चले आता है। जबकि एफ सेंटर में क्या होता है, एफ सेंटर को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट में पढ़ते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि जब जो है किसी क्रिस्टल या लेटिस साइड से यानी कि निगेटिव आयंस यानी कि ऋण आयंस जो क्या होता है गायब हो जाते हैं, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यानी कि विद्युत यानी कि उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एफ सेंटर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो है 2 नंबर के जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यानी कि नेक्स्ट जो है वो भी 2021 में पूछा गया है कि बेरवेदार ठोस का उदाहरण इसमें इनमें से यानी कि कौन है। तो बेरवेदार ठोस यहाँ पे फिर आ गया यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे हम लोग यानी कि एमरफोर सॉलिड कहेंगे। तो बेरवेदार ठोस का उदाहरण क्या है, तो बेरवेदार ठोस में हम बताए थे कि प्लास्टिक, रबर, कांच या क्वार्ज है, इन तीनों में से जो आ जाए वो क्या हो जाएगा बेरवेदार ठोस होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हीरा, तो हीरा तो ये हो गया रवेदार ठोस होता है। ग्रेफाइट यहाँ पर क्या हो जाता है यानी कि ये भी रवेदार ठोस हो जाता है। यहाँ पे नमक भी क्या होता है रवेदार ठोस होता है। इसमें रबर आ गया, जिसका मतलब है कि हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यानी वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इसका जो है ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जो कि 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन अक्रिस्टलीय या एमोर्फोस ठोस कहते हैं, या फिर हम लोग इसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम बता चुके हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में यानी कि प्लास्टिक हो गया और एक रबर हो जाता है, एक क्वार्ट्ज यानी कि कांच या ग्लास हो गया। उन तीनों में से जो भी हो वही 3 एग्जांपल ज्यादा करके एनसीईआरटी में से यानी कि पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो उन तीनों में से जो भी होगा वो क्या होगा यानी कि एमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस, या फिर हम लोग कहते हैं उसको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें जो है यानी कि कांच या फिर हम लोग कहते हैं ग्लास उसी को कहते हैं, या रबर प्लास्टिक में जो भी होगा वो एमोर्फस। इसमें हीरा तो इसमें जो है देखा गया है कि ये क्रिस्टलीय होगा, और ग्रेफाइट में क्या होता है यानी कि क्रिस्टल। वैसे हीरा और ग्रेफाइट को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट ये क्रिस्टलीय ठोस, और सामान्य लवण यानी कि सामान्य लवण का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl यानी कि ये भी क्या हो जाता है एक कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें जो मेरा सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांच।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार ठोस है। निम्नलिखित में से कौन फिर वही क्वेश्चन, बेरवेदार ठोस का मतलब यह है यानी कि कांच और प्लास्टिक, रबर, इस तीनों में से जो भी हो जाए वो क्या हो जाएगा, यानी कि बेरवेदार ठोस। ये तीनों चीज जो है याद रखने की जरूरत है कि बेरवेदार ठोस या एमॉर्फस सॉलिड्स, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे देखते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नेटवर्क सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्वार्ज, उसके बाद क्वार्ज, यहाँ पे क्वार्ज हम बताए थे कि क्वार्ज या हम लोग कहते हैं उसको कांच, या फिर हम लोग उसमें रबर, प्लास्टिक में, इस तीनों में से अगर भी कोई आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि बेरवेदार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड। इसका मतलब है इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस के जो है उदाहरण है, यानी कि ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, छठा। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, और जो कि 2020 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस, कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। कहने का मतलब निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब ये हो गया, यानी कि हम लोग बार बार इसमें एग्जांपल लाए हैं कि प्लास्टिक, रबर, कांच या क्वार्ज, इस तीनों में से कोई भी एग्जांपल्स में आए तो वो क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा, या फिर क्या होगा वो यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, या फिर इसका मतलब है इसमें जो ग्रेफाइट है ये तो क्रिस्टल है, उसके बाद यहाँ पे हीरा है ये भी क्रिस्टल है, और यहाँ पे जो है कांच, कांच जो कांच है वो क्या है यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा या एमॉर्फस। यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वो मेरा हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। निम्नलिखित में से कौन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के जो कि 2020 से पूछा गया है। इसमें यह बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि प्लास्टिक, रबर और ये जो कांच यानी ग्लास, इस सब को छोड़ करके जो इसमें आएगा वो क्या हो जाएगा यानी क्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि हम लोग कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस जैसे कि हीरा भी है क्रिस्टलीय ठोस, उसके बाद है यहाँ पे क्या है बोलो, रबर, रबर भी क्या है क्रिस्टलीय ठोस है, और यहाँ पे जो कांच है ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हमें लग रहा है गलत है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पे होना चाहिए अक्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे होना चाहिए अक्रिस्टलीय ठोस। तो इस हिसाब से जो हीरा है वो क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे हीरा जो है वो क्या है यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है, और इसमें जो देखा गया है कि जो रबर है, रबर भी क्या है, रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है, और कांच एक क्या है अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें दिया उपरोक्त में सभी। इसका मतलब है ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। इसमें जो दिया जाता है यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे दिया गया है कि हीरा, यहाँ पे उसको ये देना चाहिए था कि यहाँ पे प्लास्टिक दे देना चाहिए था, तब जाके ये क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लास्टिक, तब जाके यहाँ पे जो सही आंसर होता उस हिसाब से निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे लिखा जाता अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, उस हिसाब से। वैसे क्वेश्चन गलत दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन जालक ठोस। जालक ठोस को हम इंग्लिश में कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स, और जो नेटवर्क एक दूसरे से नेटवर्क बनाता है। तो नेटवर्क सॉलिड यानी कि नेटवर्क सॉलिड को, और दूसरा एक और होता है कोवैलेंट सॉलिड, यानी कि जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट जो है, हीरा और ग्रेफाइट वो सब क्या होता है यानी कि नेटवर्क सॉलिड होता है। इसमें जो हम देखते हैं कि जो SO2 है, SO2 है ये कोवैलेंट सॉलिड, उसके बाद जो है आयोडीन है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है यानी कि आणविक ठोस होता है, और जल जो क्या होता है आणविक ठोस होता है। इसका मतलब इसका जो सही जवाब है नेटवर्क सॉलिड वो है मेरा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये जालक ठोस है। उसके बाद ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। ग्रेफाइट हम लोग सभी जानते हैं, जो ग्रेफाइट की जो है, ग्रेफाइट 3 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट 3 बॉन्ड बनाते हैं, और उसका जो चौथा बॉन्ड होता है खाली होता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो ग्रेफाइट क्या होता है, कोवैलेंट होने के बावजूद भी ग्रेफाइट विद्युत क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, इसमें कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, और ग्रेफाइट को जो है जालक ठोस यानी कि नेटवर्क्स
सॉलिड्स भी कहते हैं। और दूसरी बात, ग्रेफाइट में जो है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहसंयोजिक ठोस। इसका मतलब है ग्रेफाइट को हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन चालक ठोस भी कह सकते हैं और नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस यानी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक ठोस भी कह सकते हैं। इसमें कह क्या रह सकती है, यानी कह रहा है ग्रेफाइट किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, तो चालक ठोस वर्गीकृत कर सकते हैं, चालक ठोस में वर्गीकृत कर सकते हैं। और उसके बाद सहसंयोजक ठोस में वर्ग, क्योंकि चालक ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है, चालक ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेफाइट और हीरा को नेटवर्क सॉलिड कहा गया है। और यहाँ पे जो सहसंयोजक ठोस इसलिए कहते हैं कि ग्रेफाइट में जो है जो कार्बन है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको सहसंयोजक ठोस भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रेफाइट को हम जो है यानी कि आयनिक ठोस नहीं कह सकते हैं, जिसके लिए इसका जो सही आंसर होगा वो मेरा होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि एमरफोस ठोस को कहा जा सकता है। जो एमरफोस ठोस है उसको और क्या कहा, जैसे कि आभासी ठोस, अतिस्थिति द्रव, अक्रिस्टलीय ठोस, उपरोक्त सभी। जो एमरफोस ठोस होता है उसको हम लोग जो है इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं, यानी कि एमरफोस सॉलिड को जो है सूडो यानी कि सूडो यानी कि आभासी ठोस भी कहते हैं। और अतिस्थिति द्रव इसलिए कहते हैं, यहाँ पर जो कांच जो होता है, कांच को यानी कि एमरफोस सॉलिड में जो कांच होता है वो कांच को कहा जाता है अतिस्थिति द्रव, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसीलिए जो है एमरफोस सॉलिड को अतिस्थिति द्रव भी कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं। और एमरफोस सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो सही आंसर होगा यानी कि डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। क्वार्ज है, यानी कि यहाँ पे बताइए गया कि क्वार्ज है एक क्या, क्वार्ज। तो क्वार्ज क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि क्वार्ज क्रिस्टलीय ठोस है नहीं। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस है, आभासी ठोस है, अतिस्थिति द्रव है। यहाँ पे क्वार्ज जो है, यहाँ पे जो क्वार्ज क्या है, यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस है, आभासी ठोस है, अतिस्थिति द्रव है। यहाँ पे क्वार्ज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस, निम्नलिखित कौन अक्रिस्टलीय ठोस निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है बल्कि क्रिस्टलीय ठोस। कहने का मतलब है वो क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें देखा गया कि कांच, रबर, प्लास्टिक, रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट में NaCl जो है ये क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। बल्कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है बल्कि क्रिस्टलीय ठोस। कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें देखा गया कि जो कांच है, ये कांच क्या है, कांच यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमरफोस सॉलिड है। और इसमें जो बी रबर भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। और यहाँ पे प्लास्टिक भी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। इसका मतलब यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस कौन होगा, रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl क्या है इसमें, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, यानी कि रॉक सॉल्ट, जो क्या हो जाएगा यानी क्रिस्टलीय, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ये जो कांच हो गया, दूसरा रबर और ये प्लास्टिक, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे रॉक सॉल्ट क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय आग्निक ठोस। ध्रुवीय आग्निक ठोस का मतलब हो गया यानी कि जो पोलर बॉन्ड बनाता है, जो पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड इसमें जो है यानी कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय आग्निक ठोस है। तो यहाँ पे जो SO2 यहाँ पे दिया हुआ SO2, यहाँ पे ठोस NH3, यहाँ पे दिया गया है ठोस HCl, यहाँ पे ठोस I2। यहाँ पे कहा यह गया है जो I2 है ये ध्रुवीय नहीं बनाता है। उसके बाद NH3 ये ध्रुवीय नहीं बनाता, SO2 ध्रुवीय नहीं बनाता है। इसका मतलब है कि 13 के जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस नहीं है। आयनिक ठोस वो नहीं होता है जो यानी कि आयन में नहीं टूटे, जो आयन में नहीं टूटेगा वो आयनिक ठोस नहीं हो। जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड, ये जो है ये +2 और माइनस में टूट जाएगा। जैसे कि जिंक सल्फाइड, ये क्या हो जाएगा, +2 -2 में टूट जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, +2 -2 में टूट। इसका मतलब है ये सभी आयनिक ठोस है। और जो जल है, जल जो होता है ये कोवैलेंट सॉलिड होता है। और जल को इसे जल में हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है, तो वैसे जल को
आणविक ठोस भी कहा जाता था। आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, इसका मतलब है कि कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब आयनिक ठोस है। और यहाँ पे जो है यानी कि कौन आयनिक ठोस, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। तो मेरा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हीरा है, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, एकदम सही है। हीरा अक्रिस्टलीय ठोस है, बहुक्रिस्टलीय ठोस है, आभासी ठोस है। तो हीरा अक्रिस्टलीय ठोस तो है नहीं, बहुक्रिस्टलीय ठोस है नहीं और आभासी ठोस नहीं है। इसका मतलब जो हीरा है, हीरा एक क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखा गया है 16 नंबर में सह संयोजक ठोस। सह संयोजक ठोस यानी कोवैलेंट सॉलिड या इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं क्या? तो उसमें अजालक बिंदु को अध्यासित करने वाले जो कण होते हैं वो होते हैं इसमें कौन? परमाणु। इसमें कौन होते हैं? परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड के रूप में रहता है। यहाँ पे जो सल्फर है, जैसे कि फास्फोरस है, आयोडीन है, सिलिकॉन कार्बाइड है। जो सल्फर यहाँ पे सल्फर है, सल्फर के बारे में देखा जाए, सल्फर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है। यहाँ पे जो सल्फर जो है, सल्फर होता है वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है या S6 में। उसके बाद फास्फोरस के बारे में देखा जाए तो ये P4 के रूप में पाया जाता है। आयोडीन के बारे में देखा जाए तो ये क्या, I2, यानी कि ये सभी जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस है। यहाँ पे जो सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि SiC में जो है यहाँ पे होता है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड रहने के कारण इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस। क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। कहने का मतलब इसका सही जवाब जो होगा वो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद देखा गया है कि सोडियम ऑक्साइड यानी कि NO2 में सोडियम की सहसंयोजन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सोडियम ऑक्साइड में Na2 में यानी कि सोडियम की सहसंयोजन संख्या क्या होगी, जिसको याद रखना पड़ता है। कंपाउंड यानी कि Na2 की कंपाउंड है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है यानी कि 6। क्या होता है? 6। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के। इस नंबर में क्वेश्चन है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी कि SCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना हो जाएगा? तो जिस धातु के क्लोज पैकिंग यानी कि क्लोज पैकिंग जो है वो अगर होता है SCP हेक्सागोनल में, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12 होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये देखा कि द्विविमीय वर्ग निबिड को हम लोग इसको इंग्लिश में देखा जाए तो द्विविमीय वर्ग निबिड को हम लोग कहते हैं यानी कि 2 डायमेंशन, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन यानी कि स्क्वायर, यानी इसको हम लोग वर्ग 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी कि क्लोज पैक, इसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या क्या है? द्विविमीय यानी कि जो 2 डायमेंशन में अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो अगर इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, इसको अगर रिपीटेशन करके बनाते जाए, आगे बढ़ाते जाए या फिर इसको इस तरह से बनाते जाए, तो यहाँ पे देखते हैं कि एक ये गोला जो अधिक से अधिक 4 गोला को स्पर्श करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर उसको कहते हैं कि जब एक गोला अधिक से अधिक जितने गोले को स्पर्श करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। इसमें देखें कि एक गोला जो अधिक अधिक 4 गोला को स्पर्श कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद कहा जाता है कि एक विमीय निबिड संकुलन यानी कि 1 डायमेंशन यानी क्लोज पैकिंग, इसका जो इंग्लिश हो जाएगा देखिए एक विमीय निबिड संकुलन यानी कि इसका इंग्लिश होता है 1 डायमेंशन यानी कि 1
इसका जो इंग्लिश होता है वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में व्यवस्था में उप संयोजन यानी कि उप सह संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें अगर इस फिगर से देखा जाए तो वन डायमेंशन में एक दिशा में यानी कि लीनियर हो जाएगा। तो वन डायमेंशन में देखा गया है कि ये गोला जो है अधिक से अधिक दो गोला को स्पर्श करे। कहने का मतलब है कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में जो है एक गोला अधिक से अधिक दो गोला जितने गोला यानी एक गोला अधिक से अधिक जितने गोला को यानी कि उसको क्या स्पर्श करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पे एक गोला अधिक से अधिक दो गोला का स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका मतलब दो गोला को क्या कर रहा है अधिक संपर्क मिला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में। द्विविमीय वर्ग निबिड़ व्यवस्था और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ व्यवस्था में उप संयोजन संख्या क्रमशः क्या है? द्विविमीय वर्ग निबिड़ यानी कि टू डायमेंशन स्क्वायर यानी क्लोज पैकिंग और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ व्यवस्था में उप सह संयोजन संख्या क्या होगा क्रमशः? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यानी कि 4 और 6। यानी कि इसमें जो है स्क्वायर वाले में 4 गोला स्पर्श करेगा और जो है षटकोणीय में यानी कि एक गोला अधिक से अधिक जो है 6 गोला को स्पर्श करेगा। षटकोणीय मतलब षट मतलब 6 होता है, एक गोला अधिक से 6 गोले का स्पर्श करेगा। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एकक कोशिका का मतलब होता है यूनिट से, यानी कि इसका जो इंग्लिश होता है हेक्सागोनल यानी कि एससीपी एकक कोशिका में परमाणु की संख्या। एकक कोशिका को हम लोग कहते हैं यूनिट से यानी कि एकक कोशिका। तो हेक्सागोनल एकक कोशिका में परमाणु की जो संख्या होती है हेक्सागोनल यानी कि हेक्सागोनल एकक कोशिका में जो परमाणु की हेक्सागोनल एससीपी यूनिट सेल में जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है कितना? यानी कि 6 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं यानी कि 24 के जो क्वेश्चन है यानी कि बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत। यहाँ पे हम लोग एक डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एससी यानी कि सिंपल क्यूबिक, इसको हम लोग तो प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। सिंपल क्यूबिक में जो खाली जो स्थान होता है वैसे खाली स्थान जो होता है सिंपल क्यूबिक हम लोग सबसे पहले इसके संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग इफिशियंसी जान लें। तो सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग इफिशियंसी सभी का पैकिंग इफिशियंसी निकल जाए उसके बाद हम लोग जो है खाली स्थान पैकिंग इफिशियंसी। तो एससी की इफिशियंसी जो होता है ये होता है 52 यानी कि 4% होता है एससी के। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें बीसीसी जो बॉडी सेंटर्ड की जो होता है इसका होता है यानी कि 68%। और उसके बाद देखा गया है कि एफसीसी और एचसीपी यानी कि हेक्सागोनल क्लोज में एक होता है सीसीपी, ये सभी का जो है यानी कि पैकिंग इफिशियंसी होता है यानी कि 74%। कितना? 74%। तो अब यहां से हम लोग पता कर सकते हैं बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान, बीसीसी बॉडी सेंटर में यानी कि 68% क्लोज पैकिंग रहता है। तो खाली स्थान कितना हो जाएगा? हम 68 यानी कि खाली स्थान कितना हो जाएगा कि 100 में से 68 घटा देंगे, इसका मतलब है कितना निकल जाएगा यानी कि 100 में से यानी कि सब कोई भी इस दुनिया में कोई भी संख्या होता है वो 100% होता है और कहता है कि यानी कि 68% उसमें क्या है यानी कि बीसीसी है, यानी कहने का मतलब जो है क्लोज पैकिंग है। इसका मतलब है कि 100 में से हम 68 घटाएंगे कितना बचेगा? 32, यानी कि इसमें 32% जो होगा वो क्या होगा? खाली स्थान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद एससीपी और सीसीपी संरचना में संकुलन क्षमता क्रमशः क्या? अभी हम तुरंत लिखे हैं कि एससीपी और सीसीपी। तो एससीपी और सीसी में जो संतुलन क्षमता एससीपी और सीसी में जो संतुलन क्षमता हो तो कितना? 74%। का मतलब जो है इसमें जो है 74% 25 यहाँ एससीपी और सीसीपी एससीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सीसीपी का मतलब होता है यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना में संकुलन क्षमता क्रमशः क्या है? हम यहाँ पे लिख दीजिए कि एससीपी और सीसीपी 74% होता है। इसका मतलब है कि 74% इसमें एससीपी और सीसी में 74% होगा। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आज की वीडियो में हम लोग जो 25 क्वेश्चन पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन या उससे अधिक भी हो सकते हैं।